नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपकी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित होगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्ले स्टोर पर जा कर के आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऐप के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती है, तो ऐप का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सीटेट की तैयारी के लिए इसमें बेहतरीन नोट्स के साथ में, जो कि एक नाम मात्र की कॉस्ट में आपको देखने को मिलती है 49 में, जहाँ पर आप सीटेट ईवीएस रामबाण PDF प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उसके अंदर थ्योरी प्लस 800 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट आप यहाँ पर 19 सेट्स जो है एक साथ लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ 95 रुपीज़ में। यानी कि सिर्फ एक सेट के लिए आपको 5 रुपये की कॉस्ट जो है वो देखने को इसमें मिलेगी, जो कि एक बनवाने का जो खर्चा है वो ही सिर्फ हम यहाँ पर आपके माध्यम से इसमें ले रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट सेट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और 10 सेट यहाँ पर आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 30 सेट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, है ना, 99 रुपीज़ के अंतर्गत। तो चलिए अब हम आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पर हैं और वहां पर भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियों को वहां पर अपनाएंगे? यानी कि आप एक उद्यान, एक पार्क में हैं, कहने का मतलब है। तो वहां पर यदि भूकंप आ जाता है तो आप वहां पर कौन सी सुरक्षा युक्ति को अपनाएंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर यहां पर कमेंट्स में दे सकते हैं। देखिए, इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी की बुक से लिए गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर जो प्राथमिक स्तर का ईवीएस होता है उसमें भूकंप संबंधित चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर भूकंप से सुरक्षा के उपाय जो बताए गए हैं, उन्हीं उपायों में से एक उपाय होता है कि हम इमारतों से दूर खुले में बाहर आ सकते हैं। तो क्योंकि खुले मैदान में हैं तो निश्चित रूप से हम इमारत से दूर रहेंगे। खुले मैदान में भले ही हैं पर वहाँ पर आसपास कोई ऐसी इमारत ना हो, ये हम ध्यान रखें, और खुले मैदान में हम आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ हमारा, निम्नलिखित में से कला का कौन सा रूप प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों के छालों से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? तो देखिए, ऐसी वो कौन सी कला है जो चित्रकला के रूप से जानी जाती है और वो उसको बनाने में यहाँ पर जो पेड़ों के छाल और चावल के पेस्ट, रंगीन पेस्ट का उपयोग इसमें किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये सीटेट में पूछा गया और हर बार पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर है मधुबनी वर्ली या कलमकारी या फिर एक फुलकारी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो मधुबनी चित्रकला है ये चावल के घोल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर चारों विकल्पों को देखें तो सेब, गन्ना, अदरक, गाजर है, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं है, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी है, या फिर सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी है। तो देखिए, पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, यदि हम देखें जैसे गन्ना है, अदरक है, गाजर है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो ज़मीन के अंदर प्राप्त होते हैं, यानी कि जड़ के रूप में प्राप्त होते हैं, कोई तने के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें उस खाद्य पदार्थ का चयन करना है, उस समुच्चय का चयन करना है जो कि एक समान भाग से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं की, तो ये सभी हमें पौधों के तनों वाले भागों से, यानी कि जहाँ पर फूल पुष्प आते हैं ऐसी जगहों से
प्राप्त होते हैं। अब बाकी हर एक विकल्प के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन से अंदर से प्राप्त होने वाले भाग जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें हम अदरक को देखें तो ये कंद के रूप में होता है, और ये ज़मीन के अंदर आलू जो है वो एक तने का रूप है, परंतु एक कंद का रूप होता है, वो भी ज़मीन के नीचे प्राप्त होता है, बाकी भाग ऊपर भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से इसमें अदरक गाजर को देखें तो ये भी ज़मीन के अंदर प्राप्त होने वाले, जड़ के रूप में प्राप्त होने वाले भाग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विकल्प हमारा ऑप्शन बी जो है वो एक तने पे लगने वाले अनाजों के रूप में या खाद्य पदार्थों के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी में जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया। अब यहाँ पर इस क्रम को देखना है। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। और डी है, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। अब इसमें हमें सही क्रम को देखना है कि इसके लिए सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, इन चारों ही यदि आप कथनों को देखते हैं तो इन्हीं को आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है और इसी से आप क्रम को निर्धारित कर लेना है कि पहले कौन सी चीज़ होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद कौन सी और इसके बाद कौन सी। तो यहाँ पर विकल्पों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि विकल्प सेम ही है, सिर्फ क्रम बदल करके दिए गए हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर विकल्प की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जल में जब हम हानिकारक रसायनों को अधिकता में छोड़ेंगे, यानी कि ये हमारे लिए पहले नंबर पर रखना जरूरी है। पहला क्रम ये होगा, यानी कि डी वाला। फिर यदि हम बात करें तो जैसे हम जल में हानिकारक रसायनों को अधिकता में छोड़ देते हैं तो नदी के जल की गंध, अम्लता, रंग आदि प्रभावित हो जाते हैं। ये हमारे लिए दूसरे नंबर पर होगा। पहले हमने हानिकारक रसायन छोड़े, फिर नदी का जो जल है वो उसकी अम्लता, गंध, रंग आदि प्रभावित कर दिया। फिर उसके बाद भी हम देखेंगे तो उस स्थिति में जो नदी में जल में जीवन होता है, यानी कि मछलियाँ वगैरह होती है, वो जीवित नहीं रह सकते हैं। ये हमारे लिए तीसरे नंबर पर हो गया और ये चौथे नंबर पर हो गया। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। अब इनके यदि सही क्रम देखें तो पहले हमारा डी होगा, फिर उसके बाद में ए होगा, फिर उसके बाद में बी होगा और उसके बाद में सी होगा। तो हमारे लिए सही क्रम का विकल्प जो बना है वो बना यहाँ पर डी ए बी सी। अब देखिए, डी ए बी सी के लिए हम विकल्प को चयन करते हैं तो इसमें हमारे लिए जो विकल्प नंबर 3 है वो हमारा इसमें यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ए बी सी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर हमें देखना है, उन पौधों का चयन करना है जिनका प्रवर्धन, यानी कि जिनको आगे बढ़ाया जाता है, जिनको उगाया जाता है वो बीजों के माध्यम से। अब इसमें यदि हम देखें विकल्प को तो गन्ना, आलू, पत्ता गोभी है, चावल, गेहूं, ओट्स है, आलू, गुलाब, गन्ना है, या गेहूं, गन्ना, चावल है। तो यहाँ पर सही क्रम हम देखें जिसमें पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, यानी कि पौधों को बीजों के द्वारा उगाया जा सकता है, तो वो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, चावल, गेहूं, ओट्स आदि। ये हमारे लिए इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी मां उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया में सही क्रम का चुनाव इसमें कीजिए। तो यहां पर सही क्रम का चुनाव हम कौन सा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सही क्रम का चुनाव यदि हम करें तो एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। अब देखिए, रोटी बनाना का जो क्रम होता है तो जनरली हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम आटे को तैयार करेंगे, यानी गेहूं का आटा बनाएंगे, फिर हम आटे को लेंगे, आटे को गूंथेंगे, गूंथे हुए आटे के पेड़े बनाएंगे और फिर उससे रोटियां बनाएंगे, रोटियों को सेकेंगे। ये हमारा क्रम होता है और ये क्रम हमें इसमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अब मैंने चारों विकल्प को यहाँ पर नहीं पढ़ा है क्योंकि एक छोटा सा सामान्य सा प्रश्न है और हम सभी इसको जानते भी हैं। चलिए आगे देखिए, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? खाद जैव निम्नीकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं,
खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यदि हम देखें तो उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कौन कौन से यहाँ पर जो कथन है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो यदि हम देखें तो खाद जो होता है वो बिल्कुल जैव निम्नीकरणीय भी होता है, खाद से प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र भी बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा जिसमें दिया गया है ए बी सी के रूप में, यानी कि ए बी और सी वाला जो कथन है वो हमारे लिए सही है। डी वाला इसमें सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, और सही युग्म को हमें इसमें देखना है। गेहूं मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, गाजर झकड़ा जड़ है, बांस मूसला जड़ है। तो यहाँ पर सही कथन को देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो धनिया होता है, धनिया का पौधा होता है, उसमें जो जड़ें होती है वो होती है मूसला जड़ों के रूप में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसमें सही उत्तर, ये युग्म इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? तो देखिए यहाँ पर हमें निकटतम संबंधी देखना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो सभी जीव होते हैं, सांप, सर्प, कछुए, गिरगिट आदि जो होते हैं सरीसृप वर्ग में रखे जाते हैं। और सरीसृप वर्ग का जो मतलब होता है, तो सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जीव में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इनसे जो निकटतम संबंधित जीव है, यानी कि इन्हीं के वर्ग का एक निकटतम संबंधित जीव है, वो हमारा होता है छिपकली। जी हाँ, छिपकली जो होगा वो एक सरीसृप वर्ग का ही जीव है और वो इनसे समानता रखेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो हमें जो नहीं है वो चीज़ इसमें देखना है, क्योंकि हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। जो नहीं है, उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीर में बहुत से वसा हैं, उनका शरीर धारा रेखीय, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, वे साथ साथ इकट्ठे होकर या चिपके हुए भी रहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये इनके बारे में सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इसमें सही नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है और यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा परिचय करवाता है। तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व समय की व्यवस्थाओं से, गोलकोंडा के किले के निवासियों के द्वारा ग्रहण की जाने वाले भोजन से, या फिर है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। डी है स्थानों की पहचान है तो किसी मानचित्र को पढ़ने से। तो यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हमारा जो विकल्प होगा वो होगा ए सी डी के रूप में, यानी कि तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं से, गोलकोंडा के किले के द्वारा निवासियों के द्वारा किए जाने वाले, बी वाला इसमें शामिल नहीं है, ए सी डी के रूप में है, सी और ये डी। तो यहाँ पर बी वाला जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि भोजन से संबंधित कोई जानकारी इसमें हमें इस किले से संबंधित पाठ में नहीं मिलती है। तो ए सी डी हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखें इसके परिप्रेक्ष्य के उदाहरण को। लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। और सी है यहाँ पर विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों से पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। और डी है कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में। तो यहाँ पर खत्म हो जाए तो यहाँ पर यदि देखें तो एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य, और इनमें से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखें तो ये जो परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है वो है विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी। ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, या फिर रूब्रिक द्वारा, या फिर संचय रिकॉर्ड द्वारा।
तो यहाँ पर देखिए शिक्षक जो है विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए उपयोग करने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह का उपयोग करेगा, और वो व्यापक समूह के रूप में यहाँ पर होगा रूब्रिक द्वारा, यानी कि विद्यार्थियों का आकलन करने का एक तरीका होता है रूब्रिक के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। आयशा एक कक्षा 5 की ईबीएस शिक्षिका, ईबीएस नहीं है ईवीएस है ना, ईवीएस जो पर्यावरण है हमारा उसकी बात है। ईवीएस शिक्षिका है और अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो यहाँ पर कौन सा कौशल जो है वो प्रोत्साहित हो रहा है? अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन, वर्गीकरण, या फिर है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जबकि मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती है। जयंती क्या कर रही है? तो जयंती यहाँ पर क्या कर रही है, यानी कि वो एक चिंतन कर रही है एक प्रकार का, कि ना वो नक्शे पर जब रेखाएं देखती है कि गांव शहर से एक रेखाओं के द्वारा अलग अलग हमें दिखता है, परंतु वास्तव में ऐसी रेखाएं हम जाते हैं तो नहीं दिखती है। तो वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग है, या फिर अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है, और डी है अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। तो वो यहाँ पर यदि हम देखें तो कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग भी कर रही है और अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग भी कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा विकल्प डी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं यह तेल में तली हुई पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों के द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को सूचित करती है? तो यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरणा या फिर संवेगात्मक। तो यहाँ पर ये हमें दिख रही हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य को सूचित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ या फिर है अनुभवजन्य। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है उसको सबसे अच्छे रूप में जो परिभाषित करता है वो है अनुभवजन्य, क्योंकि पर्यावरण की प्रकृति हम जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन जो है उसे हम अनुभव करके ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया या फिर अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जया के लिए जो मिठाई है वो एक उद्दीपन है और जया ने उस उद्दीपन के प्रति अनुकूलित प्रतिक्रिया को यहाँ पर दिखाया है। तो ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधे की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान। बी है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थिति पौधों
की विशेषताओं से अवगत कराना। और सी है बच्चों में खेल द्वारा आनंद सामूहिकता की भावना का विकास करना। डी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना के द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इस खेल को आयोजित करने हेतु जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा वो हमारा इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया है बी और सी। खेल खेल में बच्चों को अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से भी अवगत कराना, साथ ही साथ बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन बी होगा उत्तर। आगे देखें, कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण के द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण कैसे आरंभ होता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 1 और 2। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा बनेगा वो होगा कक्षा 3। जी हाँ, मूल रूप से द्विमीय निरूपण के द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण आरंभ होता है वो होता है कक्षा 3 से। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है। अब क्यों सम्मिलित किया गया है? जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है, उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया जा सके। सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। या फिर डी है विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसके लिए विकल्प जो हमारा ABC, ABD या फिर BCD या फिर केवल A, तो उसके लिए सही उत्तर होगा A, B और C, है ना। यानी कि यहाँ पर एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी व्यवस्थित किया जा सके और मानव के साथ उनका कैसा व्यवहार हो ये भी इस पर भी बल दिया जा सके। इसलिए परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते इसमें सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा ABC के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन हैं। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और सी है यहाँ पर छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, और डी है नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियाँ फलों से शहद के रस को एकत्रित करती है। ये कथन कौन से इसमें से सही है? तो देखिए यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते की बात करें तो उसमें नर मक्खी, सैनिक मक्खी, रानी मक्खी आदि मक्खियाँ एक अलग अलग देखने को मिलती हैं और हर एक का अपना अपना कार्य होता है। और इसी कार्य के तहत यदि हम देखें तो यहाँ पर छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, सही बात है, और छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जिसका कार्य अंडे देना होता है। तो यहाँ पर केवल ए और बी के रूप में जो दो कथन है वो हमारे इसमें सही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जीतना जो है वो सिर्फ हमारे खेलकूद का लक्ष्य नहीं होता है, बाकी खेलकूद के लक्ष्य के अंतर्गत हम संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कताएं, भावनात्मक परिपक्वता आदि को शामिल करते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? तो यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत लगभग 3% है। तो यहाँ पर हम 2.7% जो है इसको सही मान लेते हैं, है ना। 3.2 भी दिया है पर 3 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लगभग 3 के करीब यानी कि 2.7% यहाँ पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत रहेगा। आगे चलते हैं, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखें लौकी है, कद्दू है, कटहल है, हाथीचक या वजांगरी है। तो यहाँ पर देखें तो बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो हैं ये बनाए जाते हैं ऑप्शन ए लौकी से। सूखी लौकी जो होती है उससे इसको बनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर होगा। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। इसके लिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? ए और डी, ए बी डी या फिर बी सी डी या फिर ए बी सी? तो सही उत्तर होगा हमारा ए बी और डी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या के विषय से संबंधित
संदर्भ शामिल होना चाहिए, कैसे खुद, घर, स्कूल या फिर पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो यदि हम बात करें कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ में शामिल होना चाहिए, तो इसमें पड़ोस और बड़े पैमाने पर जो समुदाय होते हैं वो इस पाठ्यचर्या से संदर्भ में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बात यहाँ कक्षा 5 की कर रहे हैं। आगे चलते हैं। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, वो कौन सा होता है? पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या फिर रूब्रिक या फिर संचय रिकॉर्ड। तो यहाँ पर उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, जो बच्चे की सभी प्रकार के कार्यों और समय अवधि में की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। ऑप्शन ए। आगे देखें। ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। और बी है, इसमें ईवीएस के अध्ययन के में छात्रों को, शिक्षक और अभिभावकों को शामिल किया गया है। सी है, यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। और डी है, यह गतिविधि, प्रयोग और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण या फिर माता पिता। तो देखिए, हम ईवीएस सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे प्रमुख माध्यम हमारा पर्यावरण ही होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हम पर्यावरण के आधार पर ही बेहतर सिखा सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आज के जो थे हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।